हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूं आप सब लोगों का। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम। तो नितिन सिंघानिया, आज नितिन सिंघानिया का ये चैप्टर में लास्ट लेक्चर है। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ जी, यस। तो अब शो हो रहा है लाइव, बिल्कुल। तो आवाज सब लोगों को आ रही होगी। तो आज नितिन सिंघानिया का जो फर्स्ट चैप्टर मैंने शुरू किया है, थर्ड एडिशन जो मैंने शुरू किया था, और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मैं लेक्चर 3 लूंगी, पर मैं लेक्चर 3 नहीं ले रही हूं क्योंकि लेक्चर 13 शेड्यूल हो गया था। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो लेक्चर 13 होगा, सॉरी 3 होगा। ठीक है, जितेंद्र जायसवाल। तो आज मैं लेक्चर 13 ले रही हूं और इसके जस्ट नेक्स्ट वाला लेक्चर यानी परसों मैं लेक्चर 3 लूंगी। ठीक है, परसों लेक्चर 3 लूंगी और उसके बाद इस पर पूरे फर्स्ट चैप्टर का आप लोगों का एक टेस्ट होगा, जिसमें कुछ एमसीक्यूज होंगे और मेंस का क्वेश्चन होगा। फिर हम बढ़ेंगे आगे वाले सीरीज पर, आगे वाले चैप्टर पर। ठीक है, तो अभी जस्ट क्लास शुरू होने से पहले ही एक निकिता नाम की स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैम लेक्चर 3 नहीं मिल रहा। तो आप सब लोगों को, जितने लोगों का भी लेक्चर 3 छूटा हुआ है या जो लोग रिवीजन के लिए खोज रहे हैं लेक्चर 3 को, वो मिस कर रहे हैं, तो मैं लेक्चर 3 जरूर लूंगी। और ये लेक्चर 3 होगा आप लोगों का थर्सडे। तो बिल्कुल एकदम लॉक कर लीजिए इसको कि आपका जो लेक्चर नंबर होगा वो 3 होगा, वो होगा आपका थर्सडे को। और थर्सडे के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आप लोगों का जो पूरा का पूरा चैप्टर 1 है, उस पर आप लोगों का टेस्ट होगा। तो चैप्टर 1 पर टेस्ट होगा और ये आप लोग अच्छी तरह से इसको तैयार रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये देखिए, ये कुछ मेरे बारे में है। तो जितने भी न्यू लर्नर्स हैं उनके लिए, ऐसे तो मैंने कल ही कहा था कि रोज रोज बताना अच्छा नहीं लगता अपने बारे में, पर हाँ, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट होते हैं, उनको हम बताते हैं और उन्हीं न्यू स्टूडेंट को हम अनअकैडमी के बारे में बताते हैं कि अनअकैडमी, ये जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ये भी अनअकैडमी का है। और इसी तरह अनअकैडमी का अपना एक ओन प्लेटफॉर्म है, जिस पर अनअकैडमी अब स्टूडेंट्स को बिल्कुल एकदम एक्सपर्टीज तरीके से प्रिपेयर करता है, एक्सपर्ट एजुकेटर्स के साथ। तो ये प्लेटफॉर्म, ये पेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पूरा आपका प्रीलिम्स मेन सबकी एकदम तैयारी होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर 100+ टॉप के एजुकेटर्स हैं और यहाँ पर आपके बहुत सारे इनके कोर्सेज हैं। तो इनको पढ़ने के लिए अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप सब्सक्रिप्शन अभी लो, गेट सब्सक्रिप्शन नाउ। और इसकी जो फी है मैं वो आप लोगों को जल्दी से बता देती हूं। तो ये जो फी आप लेंगे, इस फी को आप 44,550 रुपए में 1 साल का, 64,800 में 2 साल का और 81,000 में 3 साल का है, रिंकू लाइव कोड के साथ। और इसको अगर आइकॉनिक आप लेते हैं तो आइकॉनिक 67,050 में 1 साल का, 1,04,175 रुपए में 2 साल का, 1,38,375 रुपए में 3 साल का है। जीएस के लिए है ये जीएस के लिए सब्सक्रिप्शन है, इजी ईएमआई से पे कर सकते हैं। फायदा क्या है, क्या फर्क है प्लस और आइकॉनिक में? तो अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपका कवर होगा और यहां पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको। अनलिमिटेड एक्सेस कैसे मिलेगा कि आप अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, यानी आप जैसे जीएस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो जीएस के जितने कोर्सेज हैं और जितने एजुकेटर हैं उन सबको पढ़ सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा कोड यूज किया तो सिर्फ मुझे पढ़ोगे, सिर्फ एक एजुकेटर से आप हिस्ट्री पढ़ पाओगे या किसी एक एजुकेटर से सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ पाओगे। वहां पर जितने
टीचर्स हैं और उनके जितने कोर्सेज हैं वो सब आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बाइलिंगुअल, तीनों मीडियम से कोई बाउंडेशन नहीं। किसी के भी लेक्चर को देखो और कितनी बार भी पीडीएफ डाउनलोड करो, नोट्स कितनी बार भी डाउनलोड करो, ये आपको अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब होता है। इसमें वीकली टेस्ट भी मिलेगा, ये आपका प्लस का था। डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस और वीकली टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा प्लस में। पर आइकॉनिक लेते हो तो क्या मिलेगा, यहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। तो आपका जो है पूरे जो एग्जाम एक्सपर्ट्स होते हैं उनका आपको गाइडेंस मिलता है। एक अलग से ऐप डाउनलोड करवाया जाता है, जिस पर आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाता है। क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड मेंस के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपको करवाया जाता है। टेस्ट एनालिसिस, यहाँ पर टेस्ट होता है, उसका एनालिसिस होता है, ठीक है। एक्सपर्ट गाइडलाइन मिलता है आपको, आपकी पूरी स्टडी प्लान कराई जाती है कि वीकली रिव्यूज दिया जाता है आपको, पूरा एक वीक का स्टडी प्लान कराया जाता है और पूरा का पूरा स्पेशलाइज्ड नोट्स और मटेरियल आपको मिलता है अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो आइकॉनिक इसीलिए थोड़ा महंगा है, थोड़ा एक्सक्लूसिव है। और यहां पर आने के लिए आप कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं, यही बेस्ट है। कॉम्बो का मतलब कि आप जीएस और ऑप्शनल, ठीक है, जीएस और ऑप्शनल दोनों का, वो जो मैंने आपको फी बताया था वो जीएस का था। ईएमआई जो है 6 महीने से ऊपर का कोर्स लेते हैं उन सब पर ईएमआई है। तो 1 साल का लेते हैं तो 70,103 रुपया रिंकू लाइव कोड के साथ, 2 साल का लेते हैं तो 99,680 रुपया, महीने का केवल 4153 रुपया देना पड़ेगा। और 3 साल का लेते हैं आप तो 1,21,200 रुपए है, महीने का सिर्फ 3367 रुपए, 33,367 रुपीज, सिर्फ इतना ही आपको पे करना पड़ेगा मंथली। तो आपका ये कोर्स आप ले लोगे तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। तो इसी के बारे में आप सीरियस सोचें। और 18 मार्च से 18 मार्च से आपको कोर्स मेरा लाइव दिखने लग जाएगा, आप अपने ऐप में चेक कर सकते हैं। सोशियोलॉजी का कोर्स मेरा शुरू हो रहा है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का कोर्स मेरा शुरू हो रहा है अनअकैडमी पर, अनअकैडमी के प्लस चैनल पे। और ये पूरा ऑप्शनल जिनका भी है, हिंदी मीडियम से करवा रही हूँ, इंग्लिश मीडियम की किताबों से। आप कहते हैं ना कि इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन ज्यादा होता है, तो इंग्लिश मीडियम की किताबों से हिंदी मीडियम से तैयारी करवाऊंगी मैं सोशियोलॉजी की। पूरा एनसीईआरटी कोर्स कंप्लीट है मेरा, वहां पर कुछ यूट्यूब पर भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और अब पेपर 1 के लिए पूरा फुल कोर्स आ रहा है विद आंसर राइटिंग, 18 मार्च से शुरू हो जाएगा। आप लोगों में जिनका भी ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, आप लोग 18 मार्च के पहले ऑप्शनल के लिए कोर्स सब्सक्राइब कर लो या कॉम्बो के लिए सब्सक्राइब कर लो। 24,750 रुपए में सिर्फ ऑप्शनल का कोर्स सब्सक्राइब हो जाएगा आपका। और ये देखो एक पाथफाइंडर जो है एक आपका वो है, और यहां पर आपका फ्री में चल रहा है। यहां पर जीएस और करेंट अफेयर का आप लोगों को सीरीज चल रहा है। यहां पर रिंकू लाइव कोड के साथ आप इसको अनलॉक कर सकते हैं इस टेस्ट को। ये भी आपको अनअकैडमी के ऐप पर ही मिल जाएगा। और ये सारे नए बैचेस शुरू हुए हैं अनअकैडमी के, सारे टॉप एजुकेटर्स के साथ ये सभी बैचेस शुरू हुई हैं, जिसमें एनसीईआरटी 1 साल के लिए 2022 का, 2 साल के लिए 2023 का, ये सभी कोर्सेज शुरू हुई हैं। और इसको ये जो है 17 मार्च से शुरू हो रही हैं, शुरू हुई नहीं है, ये न्यू कोर्स 17 मार्च से शुरू हो रहा है। तो 17 मार्च यानी कल से ये सभी कोर्सेज शुरू हो रही हैं। आप इनको सब्सक्राइब कीजिए और ये तो बिल्कुल फ्री है। रिंकू लाइव कोड के साथ अपने को एनरोल कर लीजिए। कॉम्बैट नेक्स्ट यूपीएससी कॉम्बैट 21 मार्च को होने वाला है, यानी संडे को। तो ये है मेरा कोड। जिनको भी ये नए कोर्स में एडमिशन लेना है, जिनका सोशियोलॉजी ऑनर्स है, ऑप्शनल है, वो सारे के सारे रिंकू लाइव कोड यूज करें। और एक बार कोड यूज कर लिया फिर आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो मेरे सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं कभी कोई मिले तो कि मैम क्या करती हैं, आप लोगों के लिए कैसे हेल्प करती हैं। और ये यहाँ पर पीडीएफ शेयर करती हूँ। आज मैंने सभी पीडीएफ शेयर कर दिए हैं,
तो मुहिम को आप लोग मुहिम पर नहीं आते हैं, आप लोगों में से काफी सारे लोग मुहिम पर नहीं आते हैं। मुहिम पर मैं बेसिक से एक एक चीज बता रही हूं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिनको भी फाउंडेशन से पढ़ना है, बिल्कुल शुरू से पढ़ना है, वो सारे मुहिम को सब्सक्राइब कर लें। मुहिम की क्लासेस रोज लें, मुहिम पर एकदम बेसिक से सारी चीजें मैं पढ़ा रही हूं। तो मुहिम मेरा एक अलग से, अनअकैडमी का एक अलग से मेरा यूट्यूब चैनल है, और मुहिम रिंकू सिंह सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो मुहिम के सेशंस मैं मुहिम पर शेयर करती हूं, और लेट्स क्रैक विद रिंकू सिंह पर मैं नितिन सिंघानिया के सेशन शेयर करती हूं। तो आज सुबह मैंने सारे अभी तक के सारे शेयर कर दिए हैं, अभी तक के सारे, मतलब आप वहां पर नितिन सिंघानिया 1 से लेकर और 12 तक के सारे पीडीएफ मैंने शेयर कर दिए हैं। आज है हमारा 13, और वैसे ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। प्लेलिस्ट काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है प्लेलिस्ट। आप 2 बार उसको, हिस्ट्री ऑप्शनल की भी मेरी क्लास चल रही है। तो ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, और एक जो वो 3 इसमें जो डिलीट हो गया है, उस 3 को मैं दोबारा से थर्सडे को लूंगी आप लोगों से। तो थर्सडे को मैं लेक्चर 3 ले लूंगी, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर में क्या है कि हम लोगों ने प्राचीन भारत का पढ़ा, फिर हम लोगों ने मध्यकालीन भारत का वास्तुकला पढ़ा, और हम लोगों ने उसके बाद कुछ प्रांतीय शैलियां भी पढ़ी। जैसे लास्ट में मैंने आपको अवध का पढ़ाया, आपको कश्मीर का पढ़ाया, मैंने राजपूत शैली पढ़ाया, सिख शैली पढ़ाया, यानी पूरे भारत का आर्किटेक्चर आपने पढ़ लिया। उसके बाद आधुनिक वास्तुकला में को हम 2 उसमें बांटते हैं, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के पहले का ये है, तो ये देख पा रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट हाउस दिल्ली का, और ये जो है वहां का एक चर्च है गोवा का। तो गोवा का ताओलिम चर्च है ये। तो आप जो मतलब ये सब भारत में जो पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिश, इन सब ने भारत में जो बिल्डिंग्स बनाई, तो उसको हम लोग जो है आधुनिक काल में ये बिल्डिंग्स बने, तो इसको हम लोग आधुनिक वास्तुकला, मॉडर्न आर्किटेक्चर कहते हैं इंडिया का। तो ये इंडिया का जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, तो इस पे जो किस तरह की बिल्डिंग्स बनी, और इन पर भारत की स्थानीय शैली का क्या प्रभाव पड़ा। क्या इन्होंने अपने घमंड में रहे, जैसे ये अपने घमंड में रहते थे कि हम गोरे हैं, हमारी आंखें ब्लू हैं, तो हम बहुत ग्रेट हैं और इंडियंस हमारे आगे कुछ नहीं है, ये भावना इन लोगों में रहती थी। क्या बिल्डिंग्स में भी यही भावना थी? क्या ये लोग मिक्स नहीं हुए यहां से? तो ये जब आप लोग देखोगे, तो आप देखोगे कि यस, इन लोगों ने भारत से भी बहुत कुछ सीखा, जिसको सौरसैनिक शैली कहा गया। न्यू रोमन शैली इंग्लैंड में प्रचलित हुआ, भारत में आया तो वो सौरसैनिक शैली बन गया, क्योंकि इन्होंने इंडो इस्लामिक से काफी कुछ सीखा इन्होंने। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसमें ये कहां पे कौन सी बिल्डिंग्स हैं और कैसी कैसी हैं। ठीक है, तो पुर्तगालियों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। यहां पिक्चर छूट गया है। सबसे पहले भारत में पोर्तुगीज आए, तो पोर्तुगीज जो है वो जो पोर्तुगीज अपने साथ लेकर आए, उसको हम लोग आइबेरियन शैली कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। और पुर्तगालियों का देखना है तो गोवा घूम के आओ। गोवा क्यों आप लोग में से बहुत सारे लोग गोवा गए होंगे, और गोवा जाते हैं लोग तो वहां चर्च घूमने जरूर जाते हैं। मैं भी गई थी, मैंने भी चर्च देखे थे, लेकिन सबसे बोरिंग डे मुझे लगा था जिस दिन मैंने सारे चर्च घूमे थे। जितना मुझे टेम्पल आर्किटेक्चर इंप्रेस करता है, जितना मुझे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इंप्रेस करता है, ये इंप्रेस नहीं कर रहा था। शायद उसके पीछे मेरे भीतर की भावनाएं थी कि ये विदेशी है। तो इन्होंने शुरू में जब ये पोर्तुगीज आए तो इन्होंने व्यापारिक ठिकाने बनाए, जो आप पढ़ते हो ना कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर खोली, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर खोली।
तो ये व्यापारिक ठिकाने थे इनके। तो ये जो व्यापारिक ठिकाने थे, गोदाम बनवाते थे, पहले तो इन लोगों ने ये बनाए। आगे चलकर ये लोग समुद्र तट के किनारे किलेबंद कोठी बनाने लग गए। तो ये किलेबंद जो कोठियां इन्होंने बनाई, तो उसमें जैसे आप लोग फोर्ट विलियम पढ़ते हो, सेंट फोर्ट जॉर्ज पढ़ते हो। पुर्तगालियों ने भी गोवा में बनाया है, कई सारे बनाए हैं। फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी में बनाया और चंद्रनगर में बनाया। तो ऐसे बहुत सारे इन लोगों ने वो बनाए। तो इन्होंने आइबेरियन शैली में आंगन गृह बनाए, जैसे ऐसे बड़ा बड़ा ऐसे बाउंड्री है ऐसे, जब भीतर घुसोगे तो ऐसे आपको आंगन जैसा दिखेगा, उसी में किनारे किनारे उन्होंने ऐसे बैरक की तरह ऐसे बनाया हुआ है। और जो गेटवे इन लोगों ने बनाए, गेटवे जो बनाए वो गेटवेज भी अच्छे बनाए इन्होंने। मैं अभी गई थी तो एक दो मैं घूम के आई थी। तो इस तरह से मतलब ये एंट्रेंस रहेगा, इसमें से आप घुसोगे तो ये पूरा खुला हुआ कैंपस दिखेगा आपको। और ये किनारे किनारे बिल्कुल इन लोगों ने बैरक, जैसे जेल के बैरक्स होते हैं ना, वैसे इन्होंने बनाए हुए। तो आइबेरियन शैली में इन्होंने आंगन गृह और बैरोक चर्च की अवधारणा प्रचलित की इन्होंने। तो इसमें गोवा के कुछ चर्च हैं जो काफी उल्लेखनीय हैं। तो इसको पुर्तगाली गोथिक शैली कहा गया था। गोथिक शैली जो उस समय यूरोप में बहुत प्रचलित था, उसको जो गोवा में इन्होंने बनाए उसको पुर्तगाली गोथिक शैली कहा गया। और इसमें जो है, इसमें इन लोगों ने एक विशाल घंटा बनाया। जितने भी चर्च हैं, ठीक है, जितने भी चर्च हैं उसमें जो है एक विशाल घंटा। लेकिन जो ये से कैथेड्रल है, इसका पूरा नाम है से कैथेड्रल चर्च। मैं गई थी इसको देखने। आप लोगों में से बहुत सारे लोग गए होंगे गोवा, इसको जरूर देखा होगा। ये बहुत फेमस है। सबसे पहले आपको यहीं पर टैक्सी वाला लेकर जाता है, और इसके एकदम आगे, इसके ठीक सामने एक न्यू चर्च है। ये ओल्ड चर्च है, ओल्ड चर्च और न्यू चर्च। तो ये ओल्ड चर्च कहलाता है, गोवा का सबसे ओल्डेस्ट चर्च है से कैथेड्रल। इसका नाम है से कैथेड्रल। इसमें एक विशाल घंटा है, इसमें एक विशाल घंटा है। इसको स्वर्णिम घंटा या गोल्डन बेल के नाम से जाना जाता है। तो बोम जीसस चर्च है एक्चुअली। बोम जीसस का पूरा मतलब बैसिलिक पवित्र यीशु गोवा इसका नाम है पूरा का पूरा। और ये 1604 में, 1619 में इसको इस्तेमाल किया गया था, 1604 में उसको बनाया गया था। और सेंट फ्रांसिस का जो बॉडी है वो इसी में रखा गया है, इसी चर्च में। तो सेंट फ्रांसिस से कैथेड्रल इसके उसमें है, इसको बोम जीसस चर्च के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है सेंट फ्रांसिस, आप पता है ये सबसे बड़े वो थे। सेंट फ्रांसिस कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग सेंट फ्रांसिस को ही पहला ईसाई धर्म प्रचारक भारत में मानते हैं। और ये सेंट फ्रांसिस की बॉडी इसी चर्च में रखी हुई है। जब यहां से घुसोगे और ऐसे बढ़ोगे, यहां से घुसते ही जब ऐसे आप बढ़ोगे तो यहां पर एक बॉडी रखी हुई है। वो जो साल में नहीं 5 साल पे एक दिन निकलता है, वो शायद 5 ईयर पर उस बॉडी को बाहर जनता के दर्शन के लिए रखा जाता है। तो यहां पर सेंट फ्रांसिस की जो बॉडी है मैंने भी देखी थी, पूरा जूम करके मैंने फोटो खींचा था। और इसको माना जाता है कि वो रियल बॉडी है। और जिस तरह से ममी बनाकर रखी जाती थी पिरामिडों में कि बॉडी सड़े नहीं जल्दी, तो जैसे इजिप्ट के कई पिरामिडों में ऐसी ममीज अभी तक साबुत मिली हैं, अभी तक बॉडी सुरक्षित मिली है 1-2 ममीज की। तो बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से यहां पर सेंट फ्रांसिस की बॉडी को रखा गया है। और लोगों की काफी श्रद्धा है, हर 5 साल पर उस बॉडी को एक बार बाहर निकाला जाता है, नहीं तो वो शीशे में बंद है। कास्टेला डे अगुआंदा मुंबई, ये भी एक चर्च बनाया था उन्होंने। दीव में सेंट पॉल का चर्च बनाया था इन्होंने। तो ये दीव के सेंट पॉल का चर्च है, ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये बरोक शैली में इसको बनाया उन्होंने। और इसका निर्माण 1610 में हुआ था। आपको क्या पूछता है, सिर्फ ये चर्च पूछेगा कि से कैथेड्रल बोम जीसस कहां है, से कैथेड्रल कहां है। ये यहां पर जो पिक्चर है वो से कैथेड्रल एक्चुअली यहां पर लगाया था
वो मिस हो गया है। और से कैथेड्रल चर्च सर्च कर लेना गूगल पर, तो से कैथेड्रल चर्च और फिर ये बोम जीसस चर्च है। ये जो चर्च है ये बोम जीसस चर्च है। इसके कई साइट्स आप लोगों को देख जाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ये इसको जो आप देख रहे हो ये जो है ये आपका दीव में सेंट पॉल का चर्च है। ये दमन एंड दीव जो आपके यूनियन टेरिटरीज है। तो आपका पता है ना पुर्तगालियों का गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, इन सब पर पुर्तगालियों का अच्छा कब्जा रहा है। तो ये उसका था ये, ठीक है। तो ये बरोक शैली में बना था। दीव किले का जो निर्माण है वो 1535 में हुआ था। दीव का जो दमन एंड दीव में दीव के जो किले का निर्माण है वो 1535 में दीव द्वीप के किनारे किया गया था। और इस किले के कैंपस में 3 चर्च हैं। इस किले के कैंपस में 3 चर्च है, सेंट थॉमस चर्च, सेंट पॉल्स चर्च और असीसी के सेंट फ्रांसिस का चर्च है। तो गोवा में इसी तरह से इन लोगों ने तलाउलिम चर्च, ये तलाउलिम जो है जगह है, इसको तलाउलिम, वहां पर तलाउलिम बीच है, वहां पर तलाउलिम बीच है और तलाउलिम बीच पर एक तलाउलिम चर्च बना हुआ है। तो इसका निर्माण हुआ था 1695 ईस्वी में। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसका ये छोटा पिक्चर है, ये जो देख रहे हो इसका ये छोटा पिक्चर है। ये सेंट एनी तलाउलिम चर्च का है। ये जैसे दूर से देखोगे तो आपको ये भी एक बना हुआ है क्रॉस आगे, ये जो देख रहे हो ना ये क्रॉस आगे बना हुआ है। आप लोग पढ़ने समय इतने क्वेश्चन क्यों करने लग जाते हो, वो भी आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ टॉपिक। आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं, लेकिन आउट ऑफ टॉपिक आप लोग क्वेश्चन क्यों पूछते हो। प्रेमशीला, पिया कुमारी और बहुत सारे ऐसे लोग, एक सेशन हम लोग लेते हैं ना आप लोगों के लिए अक्सर हम लोग सेशंस, स्ट्रैटेजी सेशंस लेते रहते हैं। अभी मेरा कुछ दिनों से नहीं हुआ है। तो स्ट्रैटेजी सेशंस जो हम लोग लेते हैं, तो स्ट्रैटेजी सेशंस इसीलिए लेते हैं कि आप लोग उसमें अपने सवाल कर सको। तो इसमें आप लोगों में से कोई पूछ रहा है कि मेरा 2023 टारगेट है, हम क्या करें। कोई पूछ रहा है कि जो है अभी डिप्लोमा वो किया है इंग्लिश, ये क्या करें, नहीं रिप्लाई करें मैम। प्रेमशीला है, पिया कुमारी है। ऐसा है कि आप लोग ऐसे जो क्वेश्चंस पूछते हैं आउट ऑफ द टॉपिक, तो सेशन का जो फ्लो होता है, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एकदम पूरी तरह कॉपी पेन लेकर बैठे रहते हैं और वो नोट्स बनाते रहते हैं, रनिंग नोट्स बनाते रहते हैं क्लास लेते हुए, और पूरा ध्यान से वो सुनते हैं। तो उनका फ्लो खराब होता है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम आप क्लास के बीच में क्वेश्चन ना लिया करें या बातचीत ना किया करें। और आप लोग जो लोग इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनको ये सलाह देना चाहूंगी कि आप जिस समय जो टॉपिक ले रहे होते हो उस टॉपिक को खूब ध्यान से सुनो, उस टॉपिक को खूब ध्यान से पढ़ो, समझो, अपने सवाल भी रखो, अपने क्वेश्चंस भी रखो और उसको लास्ट में या तो पूछ लो जब सेशन खत्म होने वाला है, टीचर कोई और बात कर रहा है, और या फिर आप लोग जो स्ट्रैटेजी सेशंस, हम लोग अनअकैडमी पर जो स्ट्रैटेजी सेशंस लेते रहते हैं, आप उन स्ट्रैटेजी सेशंस में अपने सवाल पूछ सकते हो या वहां से आपको जवाब भी मिल जाएगा, आपको जवाब भी वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे मैं आप लोगों को मैं ताउलिम चर्च के बारे में मैं आपको बता रही थी कि आप जाओगे तो वहां बहुत सारे चर्चेज हैं। ये ताउलिम वहां पर एक एरिया है और वहां पर जाओगे तो आपको ये चर्च मिलेगा, ताउलिम चर्च। तो इन लोगों ने, क्योंकि पुर्तगालियों को 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को जीत लिया था और गोवा को अपना बेस बनाया था। आपको तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा था कि पुर्तगालियों ने गोवा को कब जीता था, वो डेट गलत दे दिया था, तो वो सेंटेंस गलत था, लेकिन सवाल यही था कि आपको अगर पता होता कि पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा को जीत लिया था तो आपके लिए वो 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन सही हो जाता।
तो पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा को जीता था और फिर वो उसको बेस बनाया था, और वो जहां रहेंगे चर्च तो बनाएंगे ही, तो उन्होंने अपने हिसाब के चर्च बनाए हैं, बंगलोज बनाए हैं। जो बंगलोज हैं उसको अब एक वो बना दिया गया है, एग्जीबिशन हॉल टाइप का बना दिया गया है उसको, और उसको जैसे लोग जाते हैं देखने के लिए कि उनका इस तरह से रहन सहन था। तो ये ताओलिम चर्च था। अब हम लोग बात करते हैं फ्रांसीसी प्रभाव की। फ्रांसीसी पुर्तगालियों के बाद वैसे डच आए थे, डचों ने इतना काम नहीं किया। जो बिल्डिंग्स हमें दिखती है पुर्तगालियों की दिखती है, फ्रेंच की दिखती है और ब्रिटिश की दिखती है। तो यहां पर फ्रांसीसियों ने जो अपना वो बनाया था पौंडीचेरी, जिसे अब हम पुदुचेरी कहते हैं, चंदन नगर, तो इसको चंद्रनगर की कोठी कहते थे। अब इसको चंदन नगर के नाम से पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। तो वहां ये इन लोगों का मेन बेस था, ठीक है, ये मेन बेस था। और मद्रास में भी इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन किए थे, लेकिन पुदुचेरी और चंदन नगर, तो यहां पर जैसे कई सारे तटीय शहर जैसे माहे जो केरल में है, कराईकाल तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में, इसको फ्रांसीसियों ने विकसित किए। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि माहे, कराईकाल, यनम, ठीक है, और ये माहे, कराईकाल, यनम कहां पर है? माहे, कराईकाल, यनम जो कि फ्रांसीसियों का बेस था, अड्डा था, जो फ्रांसीसियों का अड्डा कह लीजिए, बेस कह लीजिए, फ्रांसीसियों द्वारा बनाए हुए किले थे, वो कहां पर है? तो आपको पता होना चाहिए कि माहे केरल में है, कराईकल तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में है। तो ये जो किले उन लोगों ने बनाए थे, ये उसका जो है इन लोगों ने कार्टेशियन ग्रिड योजना कहते हैं। कार्टेशियन ग्रिड योजना के तहत उन लोगों ने बनाए थे। किस ग्रिड योजना के तहत? कार्टेशियन ग्रिड योजना के तहत। और ये देखो आजकल फिर से इस तरह की बिल्डिंग्स बनने लग गई हैं। तो ये ऐसे बिल्डिंग्स बनाया करते थे। ये पुदुचेरी का एक घर का ये फोटो है। तो फ्रांसीसियों ने जैसे कराईकाल, यनम इन सब में विकसित किया, तो पुदुचेरी में उसका जो सबसे जो फेमस, वो हाँ जी वही जो आप लोग सेक्रेड हार्ट चर्च है, आप लग रहा है घूम चुके हैं अनीश विश्वकर्मा। तो यहां पर पुदुचेरी का इसका सबसे फेमस जो है जीसस का जो है सेक्रेड हार्ट चर्च है। और चंदन नगर में भी सेक्रेड हार्ट चर्च है। चंदन नगर जो वेस्ट बंगाल में है वहां पर भी उन्होंने बनाया, और इन्होंने पुदुचेरी में भी बनाया है। और ये ऐसे ही पुदुचेरी का एक भवन है, ऐसे ही जो इन्होंने इस तरह से बनाए थे। आप देख पा रहे हैं एकदम कि जैसे कुछ भी ऐसा बहुत सजावट नहीं है, लेकिन बहुत ही रॉयल और डिसेंट लग रहा है ये। तो ये पुदुचेरी का एक बिल्डिंग है। जो चर्च है जीसस का, जो पुदुचेरी का ये जो सेक्रेड हार्ट चर्च है, वो ये है जिसकी बात आप लोगों कमेंट सेक्शन में कर रहे थे। ऐसे ही पुदुचेरी में जैसे आपने ये एक फ्रांसीसी भवन है, तो इनके भवन बनाने का एक तरीका आप देख रहे हैं। इस तरह के इन लोगों ने ऐसे पिलर्ड बनाए हैं, आगे पिलर्ड बनाए हैं फर्स्ट फ्लोर पर और ग्राउंड फ्लोर पर भी, जिसके आगे इन्होंने ऐसे पोर्च निकाला है। और बड़ी बड़ी जो है प्लेन दीवार में बड़ी बड़ी इन लोगों ने क्या बनाए हैं? विंडोज बनाए हैं। जैसे देखो ये भी लगभग वैसे ही है, ये बिल्डिंग वही है। ये बिल्डिंग भी देखो यहां इस तरह से दोनों तरफ वो करके इन्होंने बनाया। कलर भी येलो, इन लोगों ने ज्यादा येलो ग्रे ये कलर इन लोगों ने ज्यादा इस्तेमाल किया है। तो ये पुदुचेरी में जो है जीसस का सेक्रेड हार्ट चर्च है, सेक्रेड हार्ट चर्च, ठीक है। ये कार्टेशियन ग्रेड शैली में ये इसको इन लोगों ने बनाया है। ऐसे जो बिल्डिंग्स हैं इसको हम कहते हैं। तो ये देखो, ये वहां पर जब आप जाओगे पुदुचेरी में, तो आपको इसी तरह से ऐसे स्ट्रीट मिलेंगी और इससे लगे हुए ये इस तरह से बिल्डिंग्स मिलेंगे। अब बात करते हैं अंग्रेजी प्रभाव की। आप लोगों ने क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ी है? मैंने खुद क्लास 12th की पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया, अभी पार्ट 3 नहीं पढ़ाई है मैंने यूट्यूब पर। मैंने पार्ट 1 12th जो है क्लास 12th की जो न्यू एनसीईआरटी है वो 3 पार्ट में है। जो फर्स्ट है वो एंशिएंट है, सेकंड मेडिवल है, और जो थर्ड है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। तो उसमें आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर में यही दिया हुआ है, जो मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रही हूं, उसमें दिया हुआ है आपका कि यहां पर कैसे कैसे ये कलकत्ता, मद्रास, बंबई ये शहर बसे,
और यहाँ पर बिल्डिंग्स कौन कौन सी कब कब किस किस स्टाइल में बनी, और अंग्रेजों ने कौन सा स्टाइल आर्किटेक्चर का अपनाया, पुर्तगालियों ने कौन सा अपनाया, फ्रांसीसियों ने कौन सा अपनाया, तो ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और इसको नितिन सिंघानिया जी ने भी लिखा है। तो अंग्रेजों ने जो यहाँ पर वो किया, उसको मतलब वो अपनी वास्तुकला के साथ गोथिक शैली लेकर के आए। जो पुर्तगालियों का था वो, क्योंकि ये सारे जो यूरोप वाले जो थे वो ग्रीक स्टाइल से हमेशा इंप्रेस रहे, तो जो यूनान में चलता था, जो रोम में निकलता था, जो यूनान में शैली निकलती थी, वही पूरे यूरोप में फैलता था, तो इनका आपस में मिलता रहता था। पर पुर्तगालियों ने जो बिल्डिंग बनाया वहां पर, उसको नितिन सिंघानिया जी कहते हैं कि उसको आइबेरियन शैली कहा गया या पुर्तगाली गोथिक शैली कहा गया, लेकिन अंग्रेज जो अपने साथ लेकर के आए उसको गोथिक शैली कहा जाता है। और ये जो गोथिक शैली है ये भारतीय वास्तुकला के साथ मिल गई। पुर्तगालियों ने भारत से कुछ भी नहीं लिया। आपने गोवा के चर्च देखे, उसमें आपको इंडिया का कुछ भी नहीं दिखेगा, भारतीय कोई भी प्रभाव उस पर आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जो अंग्रेजों ने बनाए बिल्डिंग्स, वहां पर उन्होंने भारतीय वास्तुकला का भी उस पर प्रभाव दिखता है, और इसको कहा गया इंडो गॉथिक शैली। इसको इंडो गॉथिक शैली कहा गया क्योंकि उस पर उन्होंने भारतीय प्रभाव भी दिखा। भारत से उन्होंने गुंबद लिए, मीनारे लिए, उन्होंने मेहराब लिए उन्होंने, तो इसको इंडो गॉथिक स्टाइल कहा गया। और 1911 के बाद नौ रोमन शैली आया। नौ रोमन, ये रोम में पहले जो जिस तरह से चर्च बनते थे उससे दूसरे तरीके से अब चर्च बनने शुरू हुए, पूरे यूरोप में वो फैला, उसको न्यू रोमन स्टाइल कहा गया। और उसी को जब ये लोग भारत में लेकर आए तो भारत में इस पर भी नौ रोमन शैली भारत में भी आया। तो जो जैसे दिल्ली वाले जितनी बिल्डिंग्स बने हैं वो नौ रोमन शैली में है, न्यू रोमन स्टाइल। लेकिन उस पर भी भारतीय प्रभाव दिखा, तो उसको फिर सौरसैनिक शैली कहा जाने लग गया। तो सौरसैनिक आप लोग सुनोगे, गेटवे ऑफ इंडिया, वो सौरसैनिक शैली कहा गया, जिस पर भारतीय प्रभाव भी है और न्यू रोमन भी है, तो उसको सौरसैनिक कहा जाने लग गया था। ये सब आप लोगों का यहां पर भी इन्होंने समझाया है, और इसको जो है आप लोगों को वो न्यू एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। तो इंडो गॉथिक शैली ये विक्टोरियन शैली, इसको विक्टोरियन शैली भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यहां कंफ्यूज मत होइएगा, कई नेम्स हैं पर एक ही तात्पर्य है। जैसे अगर हम लोग न्यू गोथिक या इंडो गोथिक शैली कहें, नौ गोथिक शैली, इंडो गोथिक शैली, विक्टोरियन शैली के रूप में इसको जाना गया। इसमें क्या किया गया, इसमें भारतीय प्रभाव दिखता है, यानी जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं उससे उन्होंने सीखा, जो टेम्पल्स थे कुछ उससे उन्होंने लिया, कुछ इस्लामिक शैली से इन्होंने लिया, फारसी शैली से। तो इन सब का मिश्रण था ये, जो मिश्रण रहा ये। तो इंडो इस्लामिक युग के वक्राकार मेहराबों के विपरीत इनके मेहराब थोड़े से नुकीले थे, ठीक है। लेकिन जो है इन लोगों की विशेषता ये रही कि इन लोगों ने बड़ी बड़ी खिड़कियों का इस्तेमाल किया। यहां तो सीधा जो है इन लोगों ने मेहराब, जो गेटवे ऑफ इंडिया का मेहराब और मीनार पूरा इंडियन स्टाइल है, मैंने इंडो इस्लामिक स्टाइल से लिया गया, इस्लामिक स्टाइल से। लेकिन बाद के और चर्च जब देखोगे आप तो उसमें खूब नुकीलेदार मेहराब इन लोगों ने बनाए, यूं ऐसे मेहराब बनाए उन्होंने। और जबकि ये हमारा जो मतलब भारत में जो प्रचलित था जैसे यहां पर बना हुआ है, पर ये जो सेंटर वाला मेहराब देखोगे तो सेंटर वाला मेहराब आप इस तरह का हम लोग ताजमहल में, हुमायूं के मकबरे में देखते हैं। तो ये जो है इस शैली में जो बने, कोलकाता का विक्टोरियन मेमोरियल, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल बिल्डिंग है, जो भी कोलकाता जाता है उसको जरूर देखने जाता है। और मुंबई का ये गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया है। मैं कम से कम इसको बहुत बार, याद भी नहीं है मैं कितनी बार इसको देख चुकी हूँ, क्योंकि हम लोग वहां पर थे तो कोई भी गेस्ट आता था तो उसको लेके जाते थे हम मुंबई घुमाने के लिए। तो गेटवे ऑफ इंडिया के बिना तो यह अधूरा ही रहता था। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया लेकर जाते थे। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया है, समुद्र के किनारे बना हुआ है। 1911 में जॉर्ज पंचम, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय जो दिल्ली दरबार हुआ था,
तो लॉर्ड हार्डिंग के समय जो दिल्ली दरबार हुआ था, तो दिल्ली दरबार में हमेशा, दिल्ली दरबार 3 बार हुआ है, दिल्ली दरबार 3 बार हुआ है। सबसे पहले लिट्टन ने किया था, लिट्टन के बाद कर्जन ने किया, और कर्जन के बाद लॉर्ड हार्डिंग ने किया। और जब भी दिल्ली दरबार होता था तो इंग्लैंड के महाराजा या महारानी को सम्मानित किया जाता था। तो इस समय जो 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ था, ये तीसरा था, लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। और इस समय जॉर्ज पंचम इंग्लैंड से आए थे और वो यहीं उतरे थे। तो उनके स्वागत के लिए ये गेटवे बनाया गया था। यहां से जाओगे ना भीतर तो फिर समुंदर है पूरा, इससे भीतर जाओगे तो समुंदर है। तो वही यहीं पर वो उतरे थे। और इसके ठीक अपोजिट में ताज होटल है, ओल्ड और न्यू अगल बगल है दोनों। ये देखो, ये विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता का, ये कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल है। इसको भी हम लोग इंडो गोथिक शैली कहते हैं। इसका गुंबद देखो, तो ये जो गुंबद है अंग्रेजों ने भारत से लिया, और ये ऊंचा गेटवे, ये गुंबद और ये ऊंचा गेटवे अंग्रेजों ने भारत से लिया है। तो ये भी इंडो गोथिक शैली में बना है। और ये सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च है कोलकाता का, तो ये उन्होंने अपने स्टाइल में बनाया है, ये इन्होंने अपने स्टाइल में बनाया। तो ये जो नुकीले मीनार देख रहे हो या ये नुकीले मेहराब देख रहे हो, ये उनका स्टाइल था, ये उनकी शैली थी। तो सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च कोलकाता का है, इसको अंग्रेजों ने बनाया। तो आपको कभी पूछा जाएगा कि क्या लिया है उन्होंने भारत से, तो याद रखिएगा, ये जो ऊंचे मेहराब, गुंबद, छतरियां, ये जो छतरियां देख रहे हो, ये सब छतरियां, ये सब इन लोगों ने भारत से लिए हैं, ये सब भारत का है। तो आइबेरियन यानी पुर्तगाली वास्तुकला में और गोथिक वास्तुकला में क्या अंतर था? पुर्तगाली वास्तुकला में और अंग्रेजी वास्तुकला में फर्क क्या था? तो पुर्तगालियों ने ईंटों का इस्तेमाल ज्यादा किया, ईंटों का निर्माण सामग्री में ईंटों का इस्तेमाल किया, और सीढ़ियों के लिए लकड़ियों का, छतों और सीढ़ियों के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया उन्होंने। पर यहां इन लोगों ने लाल बलुआ पत्थर, जो अकबर किया करते थे, लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल ज्यादा किया। लाल बलुआ पत्थर, मोटे चूना पत्थर का इस्तेमाल किया अंग्रेजों ने गोथिक शैली में। जो इन लोगों ने, पुर्तगालियों ने जो वेस्ट की परंपरा को जारी रखा, भारत से कुछ भी नहीं लिया, ठीक है, इन्होंने भारत से कुछ भी नहीं लिया। और अंग्रेजों ने कई शैलियों को अपनाया। फिर आया नौ रोमन शैली। तो ये नौ रोमन शैली प्रचलित हुआ यूरोप में हुआ। 11 का पीडीएफ नहीं दिया है क्या मैंने, मिस्टर परफेक्ट? 11 का पीडीएफ भी दे दूंगी मैं, अगर मैंने पीडीएफ उसका भी बनाया था, आज सारा मैंने भेजा है, और हो सकता है वो मिस हो गया होगा तो मैं उसको भी भेज दूंगी। चलिए, तो नौ रोमन शैली में ये सारे बिल्डिंग्स बने। ये राष्ट्रपति भवन और ये राजपथ है, राष्ट्रपति भवन, राजपथ, इंडिया गेट, संसद भवन। तो ये सारे जो है नौ रोमन शैली कहा जाता है, और इसको सौरसैनिक शैली भी कहा जाता है, ठीक है। तो देख रहे हो ना, दिल्ली इसीलिए दिल्ली लगती है। जब दिल्ली में आप इस एरिया में जाओगे, जब यहां पर खड़े होगे ना, तो ऐसा लगता है कि फॉरेन में आ गए हैं, कहीं बाहर आ गए हैं, जिस तरह से इन्होंने बनाया है। इसी को न्यू दिल्ली कहा गया, ठीक है। तो नौ रोमन शैली में ये दिल्ली के इसको हम लोग जो है, दो मुख्य वास्तुकार इसके थे, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। इस पूरे एरिया को लुटियन जोन्स भी कहते हैं। तो राष्ट्रपति भवन को, ये इंडिया गेट को इन लोगों ने मिलकर के बनाया है। तो लेकिन लुटियन ने वहां के बहुत सारे बिल्डिंग्स और संसद, इन सब को बनाया, तो इसको लुटियन जोन्स भी कहा जाता है। तो दो मेन वास्तुकार है, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। और नई दिल्ली का वास्तुकला इनका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसको कई बार हम हिंदुस्तान का रोम कहते हैं, क्योंकि इन्होंने न्यू रोमन शैली लिया, और न्यू रोमन शैली के साथ साथ इन लोगों ने जो है ये गुंबद इन्होंने लिए भारत से।
भारत से गुंबद लिए, मिश्रण इसमें भी उन्होंने किया था, पर प्रभावित रही न्यू रोमन शैली से, तो इसे हिंदुस्तान का रोम कहते हैं। तो ये जो दीवारें जो देख रहे हो, इन दीवारों में जो ये विंडोज देख रहे हो, ये सब न्यू रोमन शैली का है, न्यू रोमन शैली। ये जो आप पिलर देख रहे हो, लेकिन ये भारतीय शैली कहा जाएगा, ये छतरियां, ये गुंबद। तो ये राष्ट्रपति भवन है ये। तो इस चरण 9 रोमन शैली की विशेषताएं क्या क्या रही? 9 रोमन शैली की जो विशेषताएं रही, ये वास्तुकला की सभी शैलियों का संगम था। चक्राकार भवनों पर अधिक ध्यान दिया गया। ये संसद कैसी है? चक्राकार है, गोल। तो इस तरह चक्राकार जो है, चक्राकार भवनों पर ज्यादा जोर दिया गया और उस पर गुंबद का निर्माण किया गया। ठीक है, तो इसे सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट पर, राष्ट्रपति भवन पर आप ये गुंबद भी देखोगे। यहां पर संसद में नहीं है, संसद पूरा गोल बनाया है इन्होंने, पिलर्ड। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद क्या कोई ऐसी बिल्डिंग बनी? हम लोग कहते हैं कि आज भी हम अंग्रेजों की जो बनाई हुई व्यवस्था है, संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन, वायसराय का पैलेस हुआ करता था, संसद वायसराय की काउंसिल हुआ करती थी, और जितने भी मंत्रालय हैं वो सब अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग्स में हैं। तो हमने कुछ नया बनाया ही नहीं। भारत अपनी गरीबी से ही जूझता रहा, इसमें हंसी उड़ाने वाली बात नहीं है। अंग्रेजों ने क्या ये बिल्डिंग्स अपने पैसे से थोड़ी ना बनाए थे, भारत के लोगों को निचोड़ कर बनाए थे। और जाते हुए कुछ छोड़ ही नहीं गए। हमें 70 साल लग गए आत्मनिर्भर बनने में, कि हम खुद कमा के खा सकें, विदेशों से कर्जा न लेना पड़े। इतने तक आने में अभी 70 साल लग गए हैं। तो वास्तुकला की कोई खास वास्तुकला की बहुत प्रगति नहीं हुई। ठीक है, तो 1947 के बाद वास्तुकला की 2 शैलियां उभरी। पुनरुत्थानवादी मतलब जिस तरह प्राचीन काल में हमारे बिल्डिंग्स बन रहे थे अंग्रेजों के आने के पहले, तो अब हुआ कि अब हम उस तरह से बनाएंगे। तो पुनरुत्थानवादी यानी प्राचीन सभ्यता को फिर से जीवित करने की कोशिश, और आधुनिक बिल्डिंग्स बने। ठीक है, इन पर औपनिवेशिक प्रभाव फिर भी इन पर दिखा। ये लोटस टेम्पल है जो वहाबियों ने बनाया है दिल्ली में। ठीक है, और ये जो है आप लोगों का ये एक थिएटर था ये पहले, जो कि अब ये रहा नहीं है। इसी तरह जैसे इसमें कहते हैं नितिन सिंघानिया जी कि भारत की स्थानीय परंपरा में, स्थापत्य में थोड़ी गिरावट आई, और यहां की सरकार ने भारतीय वास्तुकारों पर कम विश्वास किया, विदेशियों पर ज्यादा विश्वास किया। तो उन्होंने उदाहरण दिया है ये पंजाब का, पूरे पंजाब का जो चंडीगढ़ है, जो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी रही है। तो वहां पर जो पंजाब सरकार है उसने चंडीगढ़ का जब निर्माण शुरू किया, तो उसने फ्रांसीसी आर्किटेक्ट कार्बूजियर की सेवा ली। तो क्या भारत में आर्किटेक्ट्स नहीं थे? वो डिजाइन करने में सक्षम नहीं थे? क्यों फॉरेन के एक आर्किटेक्ट को हायर किया गया? तो पूरा चंडीगढ़ कार्बूजियर ने प्लान किया है, पूरे चंडीगढ़ को कार्बूजियर ने प्लान किया है, और चंडीगढ़ एक भारत का पहला प्लान्ड सिटी माना जाता है। एक आए लॉरी बेकर को गरीबों का वास्तुकार माना जाता है। ये बेकर जो है केरल में क्रांतिकारी सामूहिक आवास अवधारणा के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। इन्होंने केरल में ये काम किया। केरल में मतलब सामूहिक आवास इन्होंने बनाए, और बहुत कम खर्च में ये मतलब इन्होंने बनाए। इनको 2006 में प्रिंकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। ये वास्तुकला का मतलब वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो ये जो है इनके स्थापत्य की जो मुख्य विशेषताएं रही, गरीबों के वास्तुकार
लॉरी बेकर की जो मुख्य विशेषताएं रही, तो इन्होंने क्या, क्यों गरीबों का वास्तुकार कहते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध सामग्री थी उसका उपयोग किया। स्थानीय स्तर पर जो मिल जाए, जो वहां पर बहुतायत में है, उनका इस्तेमाल किया और उससे उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल यानी इको फ्रेंडली भवन बनाए। इन्होंने इस्पात और सीमेंट का खपत कम किया और उसको कम करने के लिए इन्होंने जो है पूरक स्लैब की निर्माण की अवधारणा प्रचलित की। मैं आपको फोटो दिखाती हूं। ये हाँ, तो ये मैप है, ये तो आप लोगों का मैप है, नक्शा में दिखाया गया है आम लोगों के लिए इन्होंने जो बनाया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, जैसे वहां पर लकड़ियां ज्यादा हैं तो इस तरह से लकड़ियों का सपोर्ट ले लिया इन्होंने। तो हवा, मतलब इन्होंने जो है इस्पात का, मतलब आयरन का कम इस्तेमाल हो, सीमेंट का कम इस्तेमाल हो, तो उसके लिए उन्होंने मतलब दूसरे तीसरे तरीके उन्होंने अपनाए। तो जो अवेलेबल मटेरियल था, ठीक है, उससे उन्होंने सारे निर्माण कार्य किए। तो हवा का वेंटिलेशन अच्छा बना रहे, उसके लिए भी उन्होंने उस पर बहुत बल दिया कि खूब खुले हुए भवन बनाए इन्होंने। तो इनको भारतीय वास्तुकला की अंतरात्मा का संरक्षक, भारतीय वास्तुकला का गांधी, गरीबों का वास्तुकार, कई टाइटल से इनको नवाजा गया है, लॉरी बेकर को। ठीक है, तो एक तो लॉरी बेकर हैं और दूसरे हैं ये चार्ल्स कोरिया। ये चार्ल्स कोरिया हैं। चार्ल्स कोरिया भी बहुत फेमस है। ये भी भारत के एक फेमस आर्किटेक्ट हैं, फेमस भारतीय आर्किटेक्ट हैं ये। और इन्होंने आजादी के बाद मतलब आधुनिक वास्तुकला का एक तरह से इन्होंने निर्माण किया था। तो इनको जो है वास्तुकला और स्थानिक योजना में इन्होंने जो कार्य किए उसमें मतलब इनको कहा जाता है कि इन्होंने स्थानीय संवेदनाओं और आवश्यकताओं दोनों को अपनाया। स्थानीय संवेदना समझते हैं आप लोग? मतलब हर क्षेत्र के लोगों की अपनी एक भावना होती है, वो भावना धर्म से जुड़ी हुई होती है, वो धर्म से जुड़ी हुई होती है, पर्यावरण से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो उन सारी चीजों को उन्होंने समाहित किया अपने आर्किटेक्चर में। और जो आवश्यकता थी, जो भौगोलिक जरूरत थी, उसके अनुसार इन्होंने बिल्डिंग्स बनाए। तो इसके लिए इनको कहा जाता है चार्ल्स कोरिया को। तो इन्होंने मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन बनाया है। ये मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन है। ठीक है, और अहमदाबाद में इन्होंने महात्मा गांधी मेमोरियल संग्रहालय को बनाया है। और दिल्ली में LIC भवन, दिल्ली का LIC भवन का इन्होंने निर्माण किया है। तो ये देखो, ये मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन है और दिल्ली में LIC भवन और अहमदाबाद में गांधी मेमोरियल संग्रहालय का निर्माण किया इन्होंने। इनको भी 2006 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 2006 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी विधान भवन इन्होंने, ये चार्ल्स कोरिया ने ये बनाया है। देखो, ये भी काफी ब्यूटीफुल है। थोड़ा थोड़ा ये याद दिला रहा है ना आपको, थोड़ा थोड़ा संसद भवन का याद दिला रहा है, लेकिन इन्होंने अपने तरीके में बनाया। और ये गुंबद तो अब मान लो इंडो इस्लामिक शैली का पार्ट था और इस्लामिक शैली भारत में ही प्रचलित हुई, भारत में ही विकसित हुई, तो ये भारतीय शैली ही कहा जाएगा। अहमदाबाद में गांधी मेमोरियल हॉल इन्होंने ऐसे बनाया है। तो स्थानीय परंपरा, गांधी प्राकृतिक वातावरण और भारतीय शैली से प्रभावित है। तो ये देखो, इन्होंने ब्रिक्स लगा करके इसको बनाया है। तो पूर्व ऐतिहासिक काल से ही कला और स्थापत्य कला को भारत के लोगों के जीवन और आकाश में एक जो है एक अनूठी एक वो प्राप्त हुई थी। ठीक है, मतलब भारत में शुरू से ही स्थापत्य कला को काफी वो दिया गया। आपने अभी तक प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल तक पढ़ा तो आपने देखा ना कि अंग्रेजों के आने के पहले तक भारत में स्थापत्य कला का विकास होता रहा। और ये एक तरह से आप ये समझ लो कि भारत में ये परंपरा काफी ठोस रही और भारत में लोग निर्माण करते ही रहे।
तो जितने भी मतलब राजपूत पीरियड पढ़ोगे, राजपूतों ने बनवाए खूब मंदिर और बावड़ियां बनवाई उन्होंने। उसके पहले गुप्त शासकों ने बनवाए, मौर्य शासकों ने बनवाए, और बाद में जब इंडो इस्लामिक शैली का होता है विकास, तो उस समय भी जो स्थानीय शासक थे वो भी बनवाते रहे और जो केंद्रीय शासक थे वो भी बनवाते रहे। तो भारत में निर्माण हमेशा होता रहा, इसीलिए इतनी बिल्डिंग्स दिखती हैं और इसीलिए इतनी जो है वैरायटी भारत में दिखती है। वो जो दो लोग थे वो अगर हैं तो अपने क्वेश्चंस पूछो। आप लोगों को बुरा लगा होगा तो देखिए, आप लोगों का मैंने क्या बताया आपको कि जो चैप्टर 3 है वो थर्सडे होगा। चैप्टर 1 खत्म हो गया, नितिन सिंघानिया की बुक से चैप्टर 1 खत्म हो गया और अब आप लोगों का जो है इसमें चैप्टर 3 डिलीट हो गया था, तो चैप्टर 3 मैं कराऊंगी और इसके चैप्टर 3 थर्सडे को होगा और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग इसी चैप्टर पर बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, इसी चैप्टर पर बेस्ड एमसीक्यूज होंगे और कुछ मेंस के क्वेश्चंस, मुख्य परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये जो चैप्टर हमने जो 13 लेक्चर में पढ़ा है इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ये जरूरी है ना, ये क्वेश्चन जरूरी है। जॉर्ज पंचम इंडिया 1911 में आए थे, 1911। क्लास टाइम डेली 5 PM पर होता है। मेरी क्लास डेली 5 PM पर होती है, डेली। और मुहिम, आप लोग जो है मुहिम सब्सक्राइब कर लो। मुहिम पर मैं हिस्ट्री की क्लास ले रही हूं, एनवायरमेंट की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, एनसीईआरटी ले रही हूं और सब कुछ ये मानकर चलती हूं कि सारे फाउंडेशन बैच वाले स्टूडेंट्स हैं और उनको मुझे बेसिक से हर चीज समझाना है, तो बिल्कुल बेसिक से वहां पर क्लास चल रही है। तो लग रहा है कि वो दोनों स्टूडेंट चले गए हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से। कल 5 PM पर यहां क्लास नहीं होगी। कल मुहिम पर मैं एक मैराथन सेशन लेने वाली हूं ज्योग्राफी एनसीईआरटी की। कल ज्योग्राफी एनसीईआरटी की मुहिम पर मैं सेशन लूंगी, तो इसलिए वो सेशन थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो इसलिए मैं यहां पर मैंने सेशन नहीं रखा है। तो आप लोग मुहिम पर आना। मुहिम रिंकू सिंह आपको मिल जाएगा जैसे ही सर्च करोगे। और ये क्लास कल 12:30 से, कल 12 PM से शुरू हो जाएगी। 12 PM से ही वो क्लास शुरू हो जाएगी। तो आप 12:30 कह लीजिए, 12:30 से शुरू होगी, तो आप लोग उसको जरूर लीजिएगा। वेरी गुड। मुहिम एक चैनल है, मुहिम एक YouTube चैनल है जिस पर मैं क्लास लिया करती हूं। वहां पर मतलब वो मेरा चैनल है और मैं वहां पर पढ़ाती हूं और वहां पर आप जब आएंगे तो आपको सारी चीजें जो मैं पढ़ा रही हूँ बेसिक से मिलेगी। पूरी हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, उपिंदर सिंह और आर्य शर्मा पर बेस्ड एंशिएंट हिस्ट्री करवा रही हूं मैं। और जो पॉलिटी में करवा रही हूं वो लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी पर बेस्ड एकदम बेसिक से पॉलिटी करवा रही हूं मैं। वो लोग चले गए शायद जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो उनका नाम मुझे, एक तो स्नेहलता या कुछ ऐसी नाम था और एक पिया कुमारी थी। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने उनको बोला था कि लास्ट में मैं उनके क्वेश्चंस लूंगी, तो ऐसा लग रहा है कि वो नाराज होके चले गए। तो आप लोगों को जब भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप लोग ऐसे लास्ट में मेरे से आप लोग क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। और कल आप लोग मुहिम पर ज्योग्राफी की क्लास, ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 जिस मैं लूंगी, जैसे फर्स्ट 2 चैप्टर पहले ले चुकी हूं और कल उससे आगे के चैप्टर्स, कम से कम 3-4 चैप्टर कल मैं कवर कराऊंगी। तो आप लोग उस सेशन को जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।